हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और हाजिर है आप लोगों का एक बार फिर से CUET PG फिजिक्स के एक और लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि लैप्लास इक्वेशन क्या होती है, पॉइसन इक्वेशन क्या होती है, लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, किस तरह से इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। कल का जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि जो मोनोपोल्स हैं, जो मल्टीपोल्स हैं, जिसमें मोनोपोल था, जिसमें डाइपोल था, जिसमें क्वाड्रीपोल था, वो क्या होते हैं, उनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो होपफुली वो जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो ये सीरीज़ चल रही है जो कि CUET PG फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए है, चाहे वो EMT सब्जेक्ट हो, चाहे वो ऑसिलेशन और वेव सब्जेक्ट हो, ये दोनों सब्जेक्ट ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। असाइनमेंट जो आपको ग्रुप पर भेजे जा रहे हैं विद सॉल्यूशन, वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे उनको, और कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे, है ना। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए ताकि आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकें। जो हमने टारगेट किया हुआ है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का, वो टारगेट हमारा पूरा हो सके। अभी मुझे जैसा कि ग्रुप में पता लगता है कि अभी आप लोगों के जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम भी हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मार्च लास्ट में या अप्रैल में है, तो उस प्रिपरेशन में भी आप बिज़ी होंगे। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा, जो आप लोगों के मैंने सब्जेक्ट मांगे हैं फाइनल ईयर वाले, तो उनके भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बना के और पोस्ट करना चालू करूँगा 1-2 दिन में। तो वो वीडियोस भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी आप वीडियो देखें प्लीज़ उसको लाइक कर दिया करिए। और अगर आप लोगों का कोई कॉलेज ग्रुप हो, कोई आपका स्टूडेंट ग्रुप हो जो कि पर्टिकुलर आपके ईयर का ही हो, तो उनमें भी आप ये शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, है ना, उनका भी जो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा अगर ये वीडियो देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं पॉइसन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन। तो पॉइसन इक्वेशन या लैप्लास इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली हमें ज़रूरत पड़ेगी गाउस का, जो हमने डिफरेंशियल लॉ पढ़ा था, वो वाला फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, तो गाउस का जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था कि डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू होता है रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, जहाँ पर जो फाई है वो क्या होता है, पोटेंशियल, है ना। फाई का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, तो 1 एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। इस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे भाई, ये जो डेल ऑपरेटर है इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ, मैं किस में लिख रहा हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो d/dx i कैप प्लस d/dy j कैप प्लस d/dz k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कराना है डेल का डेल से, तो इसका डेल का डेल से डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या कराना है, डेल डॉट डेल, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा रहे हो, तो d/dx i कैप प्लस d/dy j कैप प्लस d/dz k कैप। ठीक है, उसके बाद इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो d/dx i कैप प्लस d/dy j कैप प्लस d/dz k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, i का i के साथ 1, i स्क्वायर आ जाएगा, j का j के साथ 1, k का k के साथ 1, तो d/dx का d/dx के साथ होगा, d/dy का d/dy के साथ होगा, d/dz का d/dz के साथ होगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट करा दोगे तो आंसर क्या आएगा, d/dx2 प्लस d/dy2 प्लस d/dz2, और यहाँ आ जाएगा डेल स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी आई, ये जो क्वांटिटी बनती है, इस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर। तो ये जो है ये क्या है, लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक,
तो अब ये डेल स्क्वायर फाई जो है, ये डेल स्क्वायर फाई ये बन गया ना, तो हमारे पास बन गया डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम कहते हैं पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन, ठीक है, क्या कहते हैं? पॉइजन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये फाई मतलब चार्ज की किसी भी वैल्यू के लिए फाई की वैल्यू, फाई मतलब पोटेंशियल, उसको निकालने के काम आती है। ये जो इक्वेशन है इसका अपना यूज़ है, इससे हम चार्ज की किसी भी वैल्यू के लिए हम पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे, जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे के बढ़ेंगे तो हम इसके भी एप्लीकेशन देखेंगे, और इसके साथ साथ जो दूसरी इक्वेशन है, जो कि कौन सी इक्वेशन है? लैप्लास इक्वेशन है, उसके भी हम एप्लीकेशन देखेंगे। अब इसका हम स्पेशल केस ले लें। यदि मैं कहूँ कि जो फ्री चार्ज है वो जीरो है, ये जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? फ्री चार्ज। तो इफ़ फ्री चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू जीरो, मतलब क्या? फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज डेंसिटी अगर ये जीरो है, तो ये जीरो है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन बन गई, क्या बन गई? डेल स्क्वायर फाई। और ये इक्वेशन जो डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू जीरो है, ये कहलाती है लैप्लास इक्वेशन। ये क्या कहलाती है? लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों जो इक्वेशंस हैं उनमें एक डिफरेंस है, दोनों काम आएगी पोटेंशियल को निकालने के लिए, है ना। फाई की वैल्यू के लिए पोटेंशियल हमें निकालना है, पोटेंशियल की इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए काम आएगी। ये वाली जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजेनस होगी। कौन सी होगी? नॉन होमोजेनस। नॉन होमोजेनस का मतलब बराबर जीरो के नहीं है। और ये वाली जो इक्वेशन बनेगी ये कौन सी बनेगी? होमोजेनस। तो इन दोनों के जो सॉल्यूशन है वो मैथमेटिकली निकलेंगे और दोनों को निकालने के तरीके अलग अलग होंगे। तो फिजिक्स तो सिर्फ इसमें इतनी सी थी। अब तुम्हारी जितनी अच्छी मैथ होगी उतने अच्छे से ये सवाल हो जाएंगे तुमसे, अदरवाइज इनमें अटकोगे, है ना। मैंने क्या कहा कि अब इसके अंदर पूरी पूरी मैथ लगेगी। क्यों? क्योंकि अब हमें ये डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सॉल्व करना है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि जो पॉइजन इक्वेशन है इसका क्या यूज़ है, इसके क्या एप्लीकेशन है। फिर हमें ये पढ़ना है जो लैप्लास इक्वेशन है इसका क्या यूज़ है, क्या इसके एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले एक चीज़ और हम यहाँ पर कंसीडर कर लें कि हमने जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पर ज़रूरी नहीं कि आपको जो क्वेश्चन मिले वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिले, है ना भाई। हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हुए हैं तीन तरह के पढ़े हुए हैं। एक पढ़ा हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक पढ़ा है हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक हमने पढ़ा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन की वजह से तो ये आंसर हमारे पास आ गए। अब यदि हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, अगर हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी वो हम देख लेते हैं। तो फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आप कैसे शो करते हो उसको शो करते हो रो से, उसको शो करते हो फाई से, और उसको शो करते हो जेड से। जहाँ जो रो है वो रेडियस वेक्टर होता है, जेड लेंथ बताता है सिलेंडर की, और फाई क्या होता है? अजीमुथ एंगल। तो इसके लिए अगर आप डेल ऑपरेटर को लिखोगे तो डेल ऑपरेटर कैसे लिखा जाएगा? डेल डी अपॉन डी रो और रो कैप प्लस 1 अपॉन रो डी अपॉन डी फाई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड। तो ये तो हो गया डेल ऑपरेटर। अब इसका लैप्लासियन ऑपरेटर जो है वो कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो और रो डेल अपॉन डेल रो, ये तो हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट कैसे लिखोगे? दूसरा एलिमेंट 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल डेल अपॉन डेल फाई और डेल अपॉन डेल फाई, यानी कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई 2 प्लस इसी तरह से ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड 2। तो ये तो बन गया क्या इसका? लैप्लासियन ऑपरेटर। कब? जब ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसी तरह से हम बात कर ले अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं? एक यूज़ करते हैं हम आर, एक यूज़ करते हैं हम थीटा, और एक यूज़ करते हैं हम फाई। तो इसके लिए अगर डेल ऑपरेटर लिखोगे तो डेल ऑपरेटर क्या होगा? डेल अपॉन डेल आर, और ये होगा आर कैप, प्लस फिर होगा 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा, फिर यहाँ थीटा कैप होगा, फिर होगा 1 अपॉन आर साइन थीटा,
और ये होगा डेल अपॉन डेल फाई और ये होगा फाई कैप। तो ये हो गया खाली डेल ऑपरेटर। हमें कौन सा निकालना है? डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर जो ऑपरेटर होगा उसको आगे वाले में लिख देता हूँ मैं। तो डेल स्क्वायर जो ऑपरेटर होगा स्पेरिकल के लिए वो क्या बनेगा? वो बनेगा हमारे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर, एक मिनट, 1 अपॉन आर स्क्वायर ना, हाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर। फिर यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा और साइन थीटा डेल 2 अपॉन डेल थीटा 2। फिर थर्ड जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 अपॉन डेल फाई 2। तो ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर बनेगा? लैप्लास ऑपरेटर बनेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए ये बना लैप्लास ऑपरेटर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए ये बन गया। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत कब पड़ेगी? जब हमारे पास अगर क्वेश्चन सिलेंडर के ऊपर आ गया तो हमें ये वाला लैप्लास ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। यदि हमारे पास क्वेश्चन जो है स्फेरिकल के ऊपर आ गया यानी कि स्फीयर दे दिया तो उसके लिए हमें इस वाले लैप्लास ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और यदि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है यानी कि कोई प्लेट वगैरह दी हुई है तो उस केस में हमारे पास जो कार्टेशियन जो लैप्लास ऑपरेटर है वो ये वाला कंसिडर करना पड़ेगा। अब हमें एप्लीकेशन देखना है। एक एप्लीकेशन देखना है लैप्लास इक्वेशन का और एक इक्वेशन देखना है पॉइजन इक्वेशन का। तो ये इक्वेशन कौन सी है? लैप्लास वाली। और ये इक्वेशन कौन सी है? पॉइजन वाली। तो इनके एप्लीकेशंस हम कंटिन्यू करें उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर से जो ये वीडियोस हैं ये रीच में आते हैं तो कम से कम ये उन लोगों के पास तो पहुंच जाते हैं जिनकी इनको ज़रूरत होती है। चलिए जी, अब पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन इन इक्वेशंस के। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे किसके? लैप्लास इक्वेशन के। तो लैप्लास इक्वेशन में एप्लीकेशन में सबसे पहला जो है उसमें हमने क्या कंसिडर किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज पैरेलल प्लेट। दो चार्ज पैरेलल प्लेट हैं, उनके बीच में हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे पोटेंशियल। फिर जो पोटेंशियल आएगा उसका हम ग्रेडियंट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम? लाप्लास इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज नहीं है। तो लाप्लास इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो लाप्लास इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तो डेल 2 फाई अपॉन इक्वल्स टू 0। तो इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, डेल 2 फाई अपॉन डेल x2, डेल 2 फाई अपॉन डेल y2 और प्लस डेल 2 फाई अपॉन डेल z2 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर x और y के रेस्पेक्ट में सिमेट्री है और x और y के रेस्पेक्ट में सिमेट्री है तो x और y में पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। सिंस देयर इज अ सिमेट्री along x and y, hence there is no change in potential along x and y। तो इसका मैथमेटिकली क्या मतलब निकलेगा कि अगर पोटेंशियल का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 0। और अगर पोटेंशियल का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 0। तो कुल मिलाकर ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0। तो इसको हटाओ 0, इसको हटाओ, कितना हो गया? 0। ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गई हमारे पास। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है? लिमिटिंग कंडीशन क्या है कि जब z की वैल्यू 0 है, ये लिमिटिंग कंडीशंस है ना, लिमिटिंग कंडीशंस। तो लिमिटिंग कंडीशंस हमारे पास क्या है? जब z की वैल्यू 0 तो फाई की वैल्यू कितनी है? फाई 1। जब z की वैल्यू कितनी है? d, तो फाई की वैल्यू कितनी है? फाई 2। तो अब इस इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं, ये वाली इक्वेशन का। इस इक्वेशन का जब यूज़ करोगे तो क्या लिखा हुआ है? डेल 2 फाई अपॉन डेल z2 इक्वल्स टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल अपॉन डेल z, डेल फाई अपॉन डेल z बराबर 0। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो ये किसके बराबर आएगा? कांस्टेंट के बराबर। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? डेल फाई अपॉन डेल z इक्वल्स टू a।
ए का मतलब कोई कांस्टेंट है, ये हमने मान लिया कि ये क्या है, कोई कांस्टेंट। अब इसका फर्दर इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे दोबारा से तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ए जेड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना आ जाएगा, मान लो वो है बी, है ना, वो कांस्टेंट मान लिया कितना आ गया बी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई कुल मिला के फाई इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी। अब हमारे पास दो लिमिटिंग कंडीशंस है, z बराबर 0 पर फाई बराबर फाई 1 और z बराबर d पर फाई बराबर फाई 2। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर रख दें। तो सबसे पहले अगर मैं रखूँ z इक्वल्स टू 0, तो वैन z इक्वल्स टू 0, तो z को 0 कर रहा हूँ, तो फाई कितना है, फाई है फाई 1, तो रखो, तो फाई 1 इक्वल्स टू ये a इंटू 0 प्लस b। तो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई है और वो कितनी आई है, फाई 1 आई है। नेक्स्ट क्या रखना है, नेक्स्ट रखना है हमें जब z की वैल्यू d है, तो व्हेन z इक्वल्स टू d, तो z d है तो फाई की वैल्यू कितनी, फाई 2, है ना, z d है तो फाई की वैल्यू कितनी, फाई 2, तो फाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, a d और प्लस b की तो वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, फाई 1। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी, है ना, a की वैल्यू क्या आ गई, फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी। तो ये दोनों वैल्यू a की वैल्यू और b की वैल्यू ये कहाँ पर रखेंगे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब ये वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, फाई इक्वल्स टू फाई 2 माइनस फाई 1, है ना, अपॉन डी जेड और प्लस फाई 1। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल, ये किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। परंतु हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो E इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो फाई कितना है, ये है पूरा, तो इसका ग्रेडियंट करना है। तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू को रखो एक बार यहाँ पर, क्या वैल्यू है, फाई 2 माइनस फाई 1, तो फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन कितना है, अपॉन है D, अपॉन D, और ये क्या है, Z प्लस फाई 1, ये वैल्यू है। तो अब ये वेरिएबल किसके रेस्पेक्ट में है, z के रेस्पेक्ट में, तो खाली z वाला ही ले लो। तो E इक्वल्स टू यहाँ से माइनस ही रहने दो एक बार, तो d अपॉन डी जेड, फिर वापस फाई 2 माइनस फाई 1 z और अपॉन d प्लस फाई 1। अब डिफ्रेंशिएशन करो भाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट खत्म, 0, क्या बचेगा डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट आएगा माइनस तो रहेगा ही, z का z के रेस्पेक्ट में 1, तो आंसर क्या आएगा, फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी, ये फाई 1 है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू आ गई फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन डी। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अच्छा, अब ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, तो अगर तुम्हें इसका रिजल्ट भी याद रह गया, रिजल्ट याद रहने का मतलब है कि मान लो क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें ये उठाकर दे दिया ऐसा, अब इतना टाइम तो तुम्हारे पास होगा नहीं कि इसका तुम क्या निकाल लो, सॉल्यूशन निकाल लो, है ना, हालांकि निकाला जा सकता है परंतु तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें 2 घंटे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, अगर इनके आंसर याद रह जाते तुम्हें, है ना, इनके आंसर तुम्हें याद रह जाते हैं कि ऐसा ऐसा स्टेप मेरे को करना है और उसके बाद ये मेरे पास आंसर ये वाला आ जाएगा, तो ये जो क्वेश्चंस है तुम्हारे यूँ हवा में जाएंगे, हवा में जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली अभी तक जितना भी मैंने बताया है लाप्लास में और पॉइजन इक्वेशन में, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो बात हो गई जब हमने इसको किस में सॉल्व किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के केस में सॉल्व किया। अब हम बात करेंगे किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के केस में। अगर यहाँ पर दिखाया हुआ है तुम्हें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का, तो 2 कोएक्सियल सिलेंड्रिकल चार्ज सिलेंडर्स हैं, एक की रेडियस है a, एक की रेडियस है b, है ना, दोनों का सेंटर जो है वो एक ही लाइन से पास हो रहा है। जिसकी रेडियस a है उसका जो पोटेंशियल है वो है VA, और जिसकी रेडियस b है उसका जो पोटेंशियल है वो है VB, और जो इसकी लेंथ है वो अलोंग द z एक्सिस है। लेंथ जो है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है, z एक्सिस के अलोंग। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक रो, एक होता है हमारे पास फाई और एक होता है z। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो ऐसे बढ़ेगा, या तो ऐसे बढ़ेगा, मतलब यूं बढ़ेगा इस डायरेक्शन के अंदर,
है ना, यानी कि रेडियस की डायरेक्शन में बढ़ेगा। z की डायरेक्शन में सारी कहानी फिक्स हो गई और फाई की डायरेक्शन में सारी कहानी फिक्स हो गई। इसका मतलब जो इसका पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट होगा किससे, फाई से और z से, और वो केवल और केवल डिपेंड करेगा किस पर, रो पर, है ना। तो पहले मैं लिख दूं यहाँ पर कि फॉर द फॉलोइंग केस potential is independent of phi and z। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डेल फाई अपॉन मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा डेल फाई और डेल जेड जब वाला निकलेगा तो उस डायरेक्शन में कितना आएगा, जीरो आएगा पोटेंशियल। मतलब फाई यहाँ पर वी लिख देते हैं क्योंकि फाई लिखा हुआ है, तो एक बार इसको वापस लिख दूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट होगा 1/रो डेल वी अपॉन डेल फाई, ये जीरो होगा, और डेल वी अपॉन डेल जेड ये भी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल को हम फाई से नहीं ले रहे हैं क्योंकि फाई ऑलरेडी हमारा यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट है। तुम्हारी जो इक्वेशन होगी, कौन सी इक्वेशन होगी, सिलेंड्रिकल के लिए लैपलास इक्वेशन यूज कर रहे हैं। लैपलास इक्वेशन यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी फ्री चार्ज यहाँ पर नहीं है। तो डेल स्क्वायर फाई, यहाँ फाई नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, वी। तो वी इक्वल्स टू क्या है, जीरो। इसको एक बार सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में 1/रो डेल अपॉन डेल रो, रो डेल अपॉन डेल रो, है ना, वी, प्लस फिर क्या था 1/रो स्क्वायर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल फाई 2 प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड 2 बराबर जीरो। अब क्योंकि ये दोनों तो है ही नहीं तो ये खत्म और ये खत्म, ये दोनों खत्म हो गए। तो इक्वेशन कौन सी बची हमारी, ये वाली। तो ये इक्वेशन बची है। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसका सॉल्यूशन होगा 1/रो डेल अपॉन डेल रो, रो डेल अपॉन डेल रो, और ये किसके बराबर, जीरो के बराबर। ठीक है, किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहली बार इंटीग्रेशन करोगे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा तो ये बन गया रो डेल अपॉन, यहाँ वी लगा दो, वी लगाना भूल गया मैं, डेल वी अपॉन डेल रो, और यहाँ आ गया कोई कांस्टेंट ए। इसको ऐसे लिख दिया डेल वी अपॉन डेल रो इक्वल्स टू ए अपॉन रो, और अब इसका कर दिया इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा वी, है ना, ए लॉग रो प्लस बी, ये बन गई इक्वेशन। और इस इक्वेशन को लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब बाउंड्री कंडीशन दो है, एक है जब रो की वैल्यू ए है, रो का मतलब है रेडियस, तो रो की वैल्यू ए है तो पोटेंशियल कितना है, वी ए, और जब रो की वैल्यू बी है तो पोटेंशियल कितना है, वी बी। तो दोनों बाउंड्री कंडीशन लगाओ। तो व्हेन रो इक्वल्स टू ए, तो वी बराबर कितना है, वी ए, तो पहले ये लगा दो। तो ये आ गया वी ए और ये आ गया ए और लॉग ए और प्लस बी, है ना, इसको नहीं दे रहे इक्वेशन नाम। और दूसरी कंडीशन व्हेन रो इक्वल्स टू बी, तो v बराबर कितना है, वी बी। तो ये इक्वेशन बन गई वी बी इक्वल्स टू ए लॉग और b प्लस बी। इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना, चाहो तो इसमें से इसको माइनस कर दो, चाहो तो इसमें से इसको। मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ क्योंकि वी बी बड़ा है। क्यों बड़ा है, यहाँ पर गिवन है, ये गिवन है। तो वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, कॉमन क्या आ जाएगा, ए, ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए। ठीक, तो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी। तो ये बन जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू ए लॉग बी अपॉन ए। तो फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी बी माइनस वी ए अपॉन लॉग बी अपॉन ए। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई ए की। अब इस ए की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी रख दें, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो ए की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे, मैं इसमें रख देता हूँ वी ए वाले में, तो ए की वैल्यू रखो तो वी ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है, ये वी बी माइनस वी ए अपॉन लॉग बी अपॉन ए, लॉग बी अपॉन ए
और log a प्लस बी। तो अब तुम्हें ये सॉल्व करना है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसमें, तो इसको आप अपने आप कर लेना। जब भी आप देखो इसको तो 2 मिनट के लिए पॉज करके सॉल्व करके देख लेना। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो जब b की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा ये वाला। आंसर क्या आएगा? VB log A माइनस VA log B और अपॉन हो जाएगा log A अपॉन B, ये आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये रखोगे इस इक्वेशन के अंदर A और B की दोनों की। तो V और A दोनों की हमने वैल्यू रख दी A और B की। तो A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू ये है। तो इसको A और B के फॉर्म में ले लो ना, माइनस नीचे से कॉमन ले लो, माइनस ऊपर से ले लो। तो इसको मैंने चेंज कर रहा हूँ, VA माइनस VB, और नीचे भी बना दो log A अपॉन B, क्योंकि सिमिलर हो जाएंगे। और ये हो गया log A प्लस B की वैल्यू ये पूरी। तो B की वैल्यू क्या है? VB log ऑफ A ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस VA log ऑफ B, और अपॉन क्या हो गया? log E A अपॉन B। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास पोटेंशियल की इस सिलेंड्रिकल चार्ज सिलेंड्रिकल शेल्स के लिए। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही काम जो हमने शुरू में किया, माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो यहाँ पर फाई तो लिख नहीं रहे, यहाँ क्या लिख रहे हैं? वी। तो अब यहाँ पर जो वी है वो रो की डायरेक्शन में है, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस रो के लिए लिखेंगे तो क्या लिखोगे? बाकी फाई और जो तुम्हारा Z है वो तो जीरो ही हो गया। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? माइनस D अपॉन D रो, और V की वैल्यू ये लिख दो पूरी, तो V। अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो एक बार रुको। तो इसको जब तुम करोगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आंसर आएगा, क्या आएगा? एक मिनट रुकिए, बता देता हूँ मैं नए पेज पे लेके। आंसर तुम्हारे पास आएगा E की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस VA माइनस VB अपॉन रो log A अपॉन B और रो केप, और इसका माइनस अंदर ले लोगे, माइनस आएगा ही। तो ये क्या बन जाएगा? E VB माइनस VA अपॉन रो log A अपॉन B और रो केप। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके लिए? ये आंसर आ गया बिटवीन टू कोएक्सियल चार्ज सिलेंडर्स। इसके पहले हमने निकाला था 2 प्लेट्स, अब निकाल लिया सिलेंडर्स। तो एक हमने कर लिया किसका? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये वाला था। फिर हमने कर लिया कौन सा? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कौन सा था? ये वाला था। अब तीसरा रह गया हमारा। तीसरा कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो सवाल होगा वो ये होगा, जिसमें जो 2 कोसेंट्रिक स्पेयर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 कोसेंट्रिक स्पेयर है, यहाँ पे स्पेयर लिखो, स्पेयर्स। तो 2 कोसेंट्रिक स्पेयर्स जो हैं उनके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इन दोनों की रेडियस हमें दे रखी है, एक की दे रखी है A और एक की दी है B। A वाले पर जो पोटेंशियल है वो है VA और B वाले पर जो पोटेंशियल है वो है VB। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है वो होता है कौन कौन सा? एक तो होता है हमारे पास R मतलब रेडियस, एक होता है हमारे पास थीटा मतलब कि कौन सा एंगल था वो? पोलर एंगल, और एक कौन सा? फाई का मतलब अजीमुथ एंगल। तो यहाँ पर ये दोनों तो क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। तो ये इस पर डिपेंड करेगा भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन दोनों के बीच में तो आएगा, यानी कि रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट है, तो थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट है, तो इसका जो डेल बना था, डेल ऑफ V या डेल ऑफ फाई जो इसका बना था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाला, वो क्या बना था? वो बना था डेल अपॉन डेल R कैप प्लस 1 अपॉन R डेल अपॉन डेल थीटा कैप प्लस 1 अपॉन R साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई और फाई कैप, ये बना था। तो ये दोनों तो हो गए ख़त्म, ये 0 और ये 0। क्यों हो गए? क्योंकि इन दोनों पर ये डिपेंड नहीं कर रहा। तो बचा कौन सा वाला? ये वाला।
ठीक है, तो यही बचा है। तो इसकी वजह से जो लैप्लासियन ऑपरेटर लिखा जाएगा या जो पॉइजन लाप्लास इक्वेशन बनेगी, लाप्लास इक्वेशन क्या बनेगी, डेल स्क्वायर वाई वी इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों तो आने नहीं है अब, तो यहाँ पर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, 1/r² डेल अपॉन डेल आर, एक मिनट, 1/r² डेल अपॉन डेल आर, और पोटेंशियल को हम किससे लिख रहे हैं, v से, बराबर किसके हो गया, 0 के। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, r² डेल v अपॉन डेल r इक्वल्स टू a का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, a का मतलब क्या है, कांस्टेंट। अब इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करो, तो उसके पहले इसको ऐसे एडजस्ट कर लो, डेल v अपॉन डेल r इक्वल्स टू a अपॉन r²। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आएगी -a अपॉन r प्लस b। तो ये हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई किसके लिए, इस स्फेरिकल कोसेंट्रिक स्फेरिकल सिस्टम के लिए। हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशंस की बात कर लें। तो जो बाउंड्री कंडीशंस हैं हमारे पास, बाउंड्री कंडीशंस, वो बाउंड्री कंडीशंस ये है कि जब r की वैल्यू a है तो v बराबर क्या है, va, और जब r की वैल्यू b है तो v इक्वल्स टू क्या है, vb। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, पहले रखो r इक्वल्स टू a, है ना, तो v इक्वल्स टू क्या है, va माइनस a अपॉन r a नहीं a प्लस b, और दूसरी जो हमारे पास बन रही है वो क्या बन रही है, vb इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b प्लस b। एक में से दूसरे को माइनस कर दो, किसी को भी किसी में से कर दो, तो va माइनस vb कर देता हूँ मैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस a अपॉन a प्लस a अपॉन b, ये बन जाएगा b से b खत्म। तो यहाँ बनेगा va माइनस vb, a कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे ab, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस b, है ना, a प्लस का हो जाएगा, b माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, va माइनस vb अपॉन कितना आएगा, a माइनस b, और मल्टीपल में क्या आ जाएगा, ab। अब ये वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख देंगे, चलो इसमें रख देते हैं। तो जब a की वैल्यू को रखोगे इस इक्वेशन में तो ये बन जाएगा va इक्वल्स टू माइनस a अपॉन a की वैल्यू तो रख रहे हैं ना, तो एक मिनट, 1/a, और ये क्या बन गया, ये बन गया va माइनस vb अपॉन a माइनस b और इंटू ab और प्लस b। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। अब b की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी b की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 2b की वैल्यू आएगी, जो b की वैल्यू आएगी, b की बता देता हूँ मैं। तो आफ्टर सॉल्विंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, आफ्टर सॉल्विंग। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो b की वैल्यू आएगी वो बनेगी va प्लस vb अपॉन 2 प्लस va माइनस vb और a प्लस b और अपॉन a माइनस b। देखो ये जितने भी हमने तीनों क्वेश्चन किए, एक बार हमने किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, एक बार हमने किया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, और एक बार किया हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये जो इक्वेशंस हैं और इनसे जो डेरिवेशन चल रहे हैं, तो ये डेरिवेशन तुम्हें कोई कहीं नहीं पूछने वाला, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस जो आएंगे वो इन तीनों फॉर्मेट में आएंगे, या तो वो प्लेट वाला होगा जैसा वो 2 प्लेटों के बीच का, या वो सिलेंडर वाला होगा, और या वो कौन सा होगा, ये स्क्वायर वाला होगा। तो पहली चीज़ तो तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि किस पे डिपेंड कर रहा है और किस पे नहीं कर रहा है, ठीक, राइट, वो चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गए, तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गए, तो इनमें डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करते हो तो आंसर आ जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये डेरिवेशंस को बार बार करके और याद करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन डेरिवेशंस को देखो, इनको समझो, पर इनका जो एंड रिजल्ट आ रहा है उसको कहीं ना कहीं अपने नोट्स में लिख के रखो कि ऐसा है तो ऐसा है, और इसके अंदर ये वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो वैसा ही बनेगा, वहाँ से बनेगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो इसका सॉल्व करने के बाद सारा जो कहानी है, तो ये ए और बी की वैल्यू रख देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, और लास्ट में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तुम्हारे पास ये इक्वेशन होगी, ई इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल को हम किससे लिख रहे हैं, वी से लिख रहे हैं, तो उसको लिख दिया मैंने वी से।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फाइनल आंसर तुम्हारे पास आएगा वो आ जाएगा माइनस वी ए माइनस वी बी और इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए और 1 अपॉन आर स्क्वायर और आर केप। ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल आंसर। तो ये 3 तरह के केस बन गए तुम्हारे पास। एक बन गया ये प्लेट वाला सिस्टम जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से सॉल्व हुआ, एक बन गया ये वाला ये वाला सिलेंड्रिकल वाला, और एक बन गया कौन सा, ये स्फेरिकल वाला, है ना। तो ये 3 तरह के तुम्हारे पास केस हो गए। अब ये 3 तरह के जो हमने केस देखे, इन तीनों ही केसेस में जो आंसर हमने निकाला वो सिंगल वेरिएबल से निकाला। सिंगल वेरिएबल का मतलब जैसे कि जब हमने बात की थी 2 प्लेट के बीच वाला, ये वाला केस था ना, तो इसमें हमने एक्स वाई वाले जो थे उसको 0 कर दिया और केवल जेड के रेस्पेक्ट में आंसर निकाल लिया। सिमिलरली जब सिलेंडर की हमने बात की तो उस केस में हमने रेडियस के अलॉन्ग आंसर निकाल लिया, उसका जो जेड था उसका जो फाई था वहाँ उसको ख़त्म 0 कर दिया। सेम कहानी हमने करी स्पेयर के केस में। स्पेयर के केस में हमने क्या किया कि जो उसका थीटा यानी कि पोलर एंगल है और जो फाई है जो उसका अजिमुथ एंगल है, दोनों खत्म, आंसर हमने कहाँ निकाल लिया, रेडियस के अलॉन्ग निकाल लिया। परंतु ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा जो सिस्टम है वो केवल एक ही कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 2 कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे या वो 3 कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे। तो जब वो 2 कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, और जब वो 3 कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो वो हम देखेंगे आगे वाले सेक्शन में। तो उसको हम पढ़ें या उसको हम सीखें उसके पहले फिर से आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो भाई आगे, हाँ ये आ गया। तो सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा लाप्लास जो इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है। मतलब कि जो फाई है, फाई मतलब पोटेंशियल, वो 2 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। वो 2 वेरिएबल कोई से भी हो सकते हैं। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो वो एक्स वाई भी हो सकते हैं, वो वाई जेड भी हो सकते हैं, वो एक्स जेड भी हो सकते हैं। वहीं अगर मैं सिलेंड्रिकल की बात करूं तो सिलेंड्रिकल के कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। अगर मैं स्फेरिकल की बात करूं तो स्फेरिकल के भी कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। फिलहाल हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चल रहे हैं जो कि कौन सा है, कार्टेशियन। तो हमारे पास हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 2 वेरिएबल है जिन पे डिपेंड कर रहा है वो है फाई एक्स वाई। तो एक्स और वाई पर ये डिपेंड कर रहा है। तो एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है तो हमारी जो इक्वेशन है लैपलेस इक्वेशन वो कैसे लिखी जाएगी, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई टू इक्वल्स टू 0। इसको लिख दिया मैंने फर्स्ट। अब फाई क्या है, पोटेंशियल है। अब यहाँ पर मैं ये मान लूँ कि जो पोटेंशियल है वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स का और वाई का। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो कंसीडर फाई इज फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स, ये लिखने का तरीका है, एंड कैपिटल वाई, यानी कि फाई एक्स वाई बराबर हो गया एक्स और वाई। अब हमें क्या करना है कि हमें बनाना है एक बार डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू और एक बार बनाना है डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू। क्या करना है, हमने ये कंसीडर कर लिया फंक्शन फाई का जो फंक्शन फाई जो है यानी कि पोटेंशियल वो फंक्शन है एक्स का और वाई का। तो अब हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब क्या हो गया कि अगर ये फाई फंक्शन है एक्स वाई का तो फाई की जो ये वैल्यूज हैं इसको सेटिस्फाई करेगी, किसको, इक्वेशन फर्स्ट को। तो 2 और 1 का यूज करना है हमें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो 1 and 2 का यूज हम करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डेल टू अपॉन डेल एक्स टू और फाई की वैल्यू रख दो। तो फाई की वैल्यू रखोगे तो कितना लिखा जाएगा, एक्स, ये लिखा जाएगा एक्स वाई। ये इसके मल्टीपल में नहीं है एक्स, ये लिखने का तरीका है इसको। और ये क्या लिखा जाएगा, डेल टू वाई अपॉन वाई टू, ये एक्स और वाई और बराबर 0। अब इसमें से y बाहर निकल जाएगा, इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, x। तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, यहाँ y डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू प्लस बाहर क्या निकाल लोगे, बाहर निकाल लोगे यहाँ पर x। तो x डेल टू वाई अपॉन डेल वाई टू,
इक्वल्स टू 0। ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है। अब पूरी इक्वेशन को 1/xy से डिवाइड कर दो, है ना, एक्स वाई से इसको डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, यह बन जाएगा 1/x, ये हो जाएगा डेल टू x अपॉन डेल x2 प्लस, और ये हो जाएगा 1/y डेल y और अपॉन डेल y2। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये दोनों जो इंडिपेंडेंट टर्म्स बन गए। इंडिपेंडेंट टर्म्स का मतलब ये जो टर्म है ये किस में आ गया, x में आ गया, और ये वाला जो टर्म है ये किस में आ गया, y में आ गया। ठीक है, ये जो टर्म है ये किस में आ गया, x में आ गया, और ये वाला जो टर्म है वो किस में आ गया, y में। एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आगे काम आएगा हमारे। तो अब मैंने इसको कर लिया कॉपी और इसको यहाँ लिख लिया। इंडिपेंडेंट दोनों टर्म्स हैं तो मैंने इनको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लिया। इसको बराबर मान लिया मैंने, लेट सपोज ये है k1² और इसको बराबर मान लिया मैंने किसके, k2² के, है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, k1² प्लस k2² इक्वल्स टू 0। स्क्वायर में माना है। अब इसको ऐसा मत सोचना कि स्क्वायर ही क्यों माना है, कांस्टेंट है, कुछ भी मान लिया, आप चाहो तो a मान लो, आप चाहो तो b मान लो। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, k1² इक्वल्स टू माइनस k2², और इसको मान लिया मैंने किस कांस्टेंट के बराबर, k² के, है ना, किसके बराबर मान लिया, k² के। अब इसको मैं इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा। इंडिविजुअली सॉल्व करने का मतलब एक बार इसको उठा लूंगा, तो 1/x ये हो गया डेल टू x अपॉन डेल x2, और इसको किसके बराबर मैंने माना हुआ है, k1² के, और k1² जो है वो किसके बराबर है, k² के। तो ये बराबर हो गया किसके, k² के, है ना, किसके बराबर हो गया, k² के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x और डेल x2 इक्वल्स टू k²x, और इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया डेल स्क्वायर x, यहाँ से एक मिनट को यार क्या दिक्कत है, x अपॉन डेल x2, और ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस k² x और इक्वल्स टू 0। अब ये एक तरह से डिफरेंशियल, एक तरह से क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में निकलता है। ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकलता है। मतलब कि जो x कैपिटल X की वैल्यू आएगी, x उसकी वैल्यू ऐसा आएगी कुछ, मान लो कांस्टेंट है a, e की पावर यहाँ क्या है k², तो सॉल्यूशन क्या होगा k, तो लिखा जाएगा kx फिर प्लस b e की पावर माइनस kx। तो ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया है। यहाँ माइनस लगा है तो ये किस फॉर्म में आया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया है। अब इसको मैंने किसके बराबर मान रखा है, k2² के। तो अब इसको उठा लो, तो इसको उठाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y, और ये कितना हो जाएगा डेल टू y अपॉन डेल y2 इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, k2² के। पर k2² किसके बराबर है, देखो माइनस k2² है बराबर k² के, तो k2² किसके बराबर हो जाएगा, माइनस k² के। तो इसको माइनस k² के बराबर कर दो, y डेल टू y अपॉन डेल y2 और माइनस k²। अब इसको इधर ले आओ, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करागे, तो इधर लेके आओगे तो ये बनेगा डेल टू y, यहाँ y भी है नीचे, डेल y2 प्लस k² और y। अब ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, पर यहाँ पर है साइन प्लस का, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा हार्मोनिक। हार्मोनिक सॉल्यूशन का मतलब या तो साइन आएगा या कॉस आएगा, और यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा, अगर यहाँ माइनस साइन है तो इसका सॉल्यूशन आएगा एक्सपोनेंशियल। तो हार्मोनिक सॉल्यूशन बनेगा, तो हार्मोनिक सॉल्यूशन से इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो वो आएगा y। तो y की वैल्यू कांस्टेंट यहाँ ले लिया a b, तो यहाँ ले लो c d, तो c साइन यहाँ पर k है तो ky प्लस d cos ky, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यानी कि ओवरऑल जो हमारे पास लैपलेस इक्वेशन है, जो हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल अगर हम सॉल्यूशन निकालना चाहे पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का सॉल्यूशन ये बनेगा। तो ये सॉल्यूशन दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक एक्सपोनेंशियल का और एक किसका, हार्मोनिक का। तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा फाई का, तो फाई का जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, फाई xy
इक्वल्स टू ए ई की पावर के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स, और एक सॉल्यूशन हमारे पास बन रहा है सी साइन के वाई प्लस डी कॉस के वाई। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बन गया। अब जो क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे इसमें किस तरह के दिए जाएंगे, लेट सपोज हमें कोई प्लेट दे दी और उस प्लेट के बाउंड्री कंडीशन दे दी, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। तो अब दो वेरिएबल हो गए ना, एक एक्स का और एक वाई का। तो वो जो केस होंगे उनके लिए तुम्हें इस तरह से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब इतनी बड़ी इक्वेशन तो बनाएंगे नहीं, तो हमारे पास ये रिजल्ट तैयार आ गया। तो अब जो बाउंड्री कंडीशन मिलेगी वो बाउंड्री कंडीशंस को यहां पर रखते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। तो इसी तरह से एक हमारे लिए बनेगा किसका, 3 डायमेंशन वाला, जिसमें 3 वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। 3 वेरिएबल पर डिपेंड करेगा तो अब जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी यहां पर क्या चेंज आएगा, यहां पर चेंज क्या आएगा, एक टर्म बन जाएगा एक्स का, एक बन जाएगा वाई का और एक बन जाएगा जेड का। तो उसको तुम मान लोगे, मान लो एक को मान लिया अल्फा स्क्वायर, एक को मान लिया बीटा स्क्वायर और एक को मान लिया गामा स्क्वायर। तो अगर 2 प्लस के मान रहे हो तो एक माइनस का होगा, मतलब कॉम्बिनेशन बनाना है, या 1 प्लस का 2 माइनस के। कुल मिला के जो आंसर बनना चाहिए उसमें एक टर्म एक्सपोनेंशियल का आना ही आना चाहिए, है ना, एक टर्म एक्सपोनेंशियल का आना ही आना चाहिए। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि जो 3 डायमेंशन का है तुम कैसे बनाओगे। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में साथ ही जो पॉइजन इक्वेशन है उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, उसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो होपफुली ये जो लेक्चर है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करके और पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, CUET PG एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो ग्रुप में किस तरह से जुड़ना है वो आपको पता ही है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर जो आपको शो हो रहे हैं वहाँ पे आपको मैसेज करना है CUET PG फिजिक्स, और मैं आपको जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा। इसके अलावा भी अगर आप फिजिक्स से भी नहीं हैं फिर भी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप इजीली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं EMT के एक और लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे पॉइजन इक्वेशन के एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।